हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी के लेक्चर 1 के बारे में, यानी कि बीए सिक्स्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल के क्लास 1 के बारे में। यानी कि आज हम देखेंगे भूगोल व्याख्यान 1। इसमें जो है आपका यूनिट 1 हम देखेंगे कि यूनिट 1 में आपको क्या क्या चीज़ें जो है पढ़नी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो है इसका कोर्स टाइटल है इस कोर्स का। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको क्या पढ़ना है, पहले यूनिट में फिजियोग्राफी यानी कि प्राकृतिक भूगोल जो है आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं फिजियोग्राफी यानी कि प्राकृतिक भूगोल क्या होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिजियोग्राफी जो है, जिसे भौतिक भूगोल के रूप में जाना जाता है, भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इसमें भू आकृतियों, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल विज्ञान, पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली अन्य प्राकृतिक घटनाओं की जांच और विवरण शामिल है। यानी कि फिजियोग्राफी जो है भौतिक भूगोल का अध्ययन है। यानी कि पृथ्वी में जो भी चीज़ें दिखती हैं हमें, जैसे कि जलवायु हुआ, इसमें परिवर्तन वगैरह होता है, मिट्टी हुआ, वनस्पति हुआ, जल विज्ञान हुआ, पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली अन्य प्राकृतिक घटनाओं की जांच और विवरण जो है इसमें शामिल है। यानी इन चीज़ों का जो है हम भौतिक भूगोल यानी कि फिजियोग्राफी में अध्ययन करते हैं। आगे चले तो कहा जा रहा है कि फिजियोग्राफी जो है भौतिक तत्वों के बीच परस्पर क्रिया और वे मानव गतिविधियों, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय आगे चले तो प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिजियोग्राफी जो है भौतिक तत्वों के बीच परस्पर क्रिया, यानी कि जो भौतिक तत्व हैं, जलवायु हुआ, मिट्टी हुआ, वनस्पति हुआ, इनके बीच जो है आपस में जो क्रिया होती है और वे मानव गतिविधियों, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि ये जो है किस प्रकार से मानव की गतिविधियाँ जो होती हैं उनको, और जो वातावरण होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है हमारे आसपास, उनको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसकी अंतर्दृष्टि कौन प्रदान करता है। तो फिजियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल जो है इसकी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि हमें अंदर तक झांक कर देखने में जो है मदद मिलती है फिजियोग्राफी से, क्योंकि हम इन जो पृथ्वी पे सारी चीज़ें हैं, मिट्टी हुआ, वनस्पति हुआ, जल विज्ञान हुआ, इन सारी चीज़ों का जो है अध्ययन जो है हम फिजियोग्राफी में करते हैं। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि इसके मूल में फिजियोग्राफी पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के स्थानिक वितरण और विशेषताओं को समझने का प्रयास करती है। फिजियोग्राफी क्या करती है, पृथ्वी की जो भौतिक विशेषताएं हैं और उनके स्थानों के जो है जिस प्रकार से वितरण हुआ है उनके स्थानों का, और उनकी विशेषताएं जो हैं उसको समझने का क्या करती है, प्रयास करती है। भू आकृतियाँ भौगोलिक विश्लेषण के प्राथमिक फोकसों में से एक हैं। जो भू आकृतियाँ यानी कि पृथ्वी के भू पर जो आकृतियाँ हैं वो भौगोलिक विश्लेषण के प्राथमिक जो फोकस हैं उनमें से एक हैं। इनमें क्या है, पहाड़ हैं, मैदान हैं, पठार हैं, घाटियाँ हैं, समुद्र तट, चट्टानें और टीले जैसे तटीय विशेषताएं शामिल हैं। यानी कि भौगोलिक भू आकृतियों में क्या क्या शामिल है, तो पहाड़ है, मैदान है, पठार है, घाटियाँ हैं, टीले हैं और तटीय विशेषताएं जो है शामिल हैं। फिजियोग्राफर जो है भू आकृतियों की उत्पत्ति, विकास और स्थानिक पैटर्न का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो फिजियोग्राफर होते हैं यानी कि भौतिक भूगोलवेत्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो जो भू आकृतियाँ हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उनका विकास कैसा हुआ और उनके स्थानों में कैसा पैटर्न था, यानी कि उनके स्थान के बदलाव वगैरह में कैसा पैटर्न था, इसका जो है अध्ययन फिजियोग्राफर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अक्सर भू आकृति विज्ञान, मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। यानी कि अक्सर जो भू आकृति होती है, भू आकृति विज्ञान में जो है मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग जो है और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस जैसी तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जाता है भौतिक भूगोल के अध्ययन में। आगे चलें अब। आगे चले तो कहा जा रहा है कि जलवायु भौतिक विज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह वनस्पति, मिट्टी और जल विज्ञान प्रक्रियाओं के वितरण को गहराई से प्रभावित करता है। फिजियोग्राफर क्षेत्रीय जलवायु विविधताओं और प्राकृतिक और मानव प्रणालियों पर उनके प्रभावों को समझने के लिए तापमान, वर्षा, हवा के पैटर्न और सौर विकिरण जैसे कारकों का विश्लेषण करते हैं। कहा जा रहा है जलवायु जो है भौतिक विज्ञान का जो है एक अन्य जो है प्रमुख पहलू है। जलवायु जो है प्रमुख पहलू है, क्योंकि यह क्या करता है, वनस्पति, मिट्टी और जल विज्ञान प्रक्रियाओं के वितरण को जो है गहराई से जो है प्रभावित करता है। यानी कि जलवायु जो है इन सारी चीज़ों को जो है बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है। फिजियोग्राफर क्या करता है, तो फिजियोग्राफर क्षेत्रीय जलवायु विविधताओं और प्राकृतिक और मानवीय प्रणालियों पर उनके प्रभावों को समझने के लिए, यानी कि फिजियोग्राफर का क्या काम होता है, जो क्षेत्रीय जलवायु विविधताएँ होती हैं और प्राकृतिक और मानव प्रणाली पर उनके प्रभाव को समझने के लिए तापमान हुआ, वर्षा हुआ,
हवा के पैटर्न हुआ या फिर सौर विकिरण जैसे कारकों का जो है विश्लेषण करते हैं, जिससे कि वो जलवायु विविधताओं और प्राकृतिक और मानव प्रणालियों पर उनका प्रभाव जो है समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जलवायु वर्गीकरण प्रणालियां जैसे कि कोपेन गीजर वर्गीकरण विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत और तुलना करने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो जलवायु वर्गीकरण की जो प्रणालियां हैं इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि कोपेन गीजर वर्गीकरण है, तो कोपेन के बारे में हम इसी यूनिट में आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोपेन गीजर वर्गीकरण जैसे मान लीजिए विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि वहाँ की विशेषताएँ क्या हैं, उन जलवायु क्षेत्रों को जो है अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। तुलना के लिए ये क्या करती हैं, एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, यानी कि हमें विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की तुलना करनी होती हैं, तो उनकी विशेषताओं के आधार पर जो है हम उन्हें अलग अलग वर्गों में रख लेते हैं और फिर इसकी तुलना करते हैं। आगे बढ़ें तो आगे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। मिट्टी भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जो मिट्टी होती है वो भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधार प्रदान करती हैं। यानी कि जो मिट्टी होती है वो स्थल के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो पृथ्वी का स्थल है उनको जो है क्या करती है, वो आधार प्रदान करती है, यानी कि वही जो है बेस होता है और कृषि उत्पादकता का समर्थन करती है। और जो मिट्टी होती है ये क्या करती है, कृषि की जो उत्पादकता होती है इसको समर्थन करती है। फिजियोग्राफर मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, फिजियोग्राफर क्या करता है, कहा जा रहा है कि फिजियोग्राफर जो है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को, मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के गुणों को, जैसे बनावट क्या है, संरचना क्या है और उर्वरता कितनी है, इसकी जो है जांच करते हैं फिजियोग्राफर। वे मूल सामग्री, जलवायु, स्थलाकृति और जैविक गतिविधि सहित मिट्टी के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की भी जांच करते हैं। यानी कि वे मूल सामग्री की जांच करते हैं, यानी कि जो मिट्टी है उसकी जांच करते हैं, जलवायु की ज्ञात करते हैं, स्थल की आकृति कैसी है उसको ज्ञात करते हैं, जैविक गतिविधि सहित जो है मिट्टी के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं इसकी जो है जाँच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि मृदा मानचित्रण और वर्गीकरण प्रणाली जैसे कि USDA मृदा वर्गीकरण मिट्टी को उनके गुणों और विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए उपयुक्तता के आधार पर वर्गीकृत करने में मदद करती है। जो मृदा मानचित्रण और वर्गीकरण प्रणाली होती है एक, जैसे कि USDA, जैसे कि हम लोगों ने जलवायु के लिए कोपेन गीजर का जो सिद्धांत था उसको देखा, उसी तरह प्रकार से जो है मृदा मानचित्रण और वर्गीकरण प्रणाली में है USDA मृदा वर्गीकरण। मिट्टी को उनके गुणों और विभिन्न भूमि उपयोगों के उपयुक्तता के आधार पर वर्गीकृत करने में मदद करती है। यानी कि मिट्टी के जो गुण हैं और विभिन्न भूमि उपयोग में जो उनकी उपयुक्तता है इसके आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है USDA मृदा वर्गीकरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान की बात की जा रही है। तो वनस्पति भौतिक विज्ञान से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति और मानव गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। यानी कि वनस्पति जो है भौतिक विज्ञान से घनिष्ठ यानी कि बहुत ही करीब से जुड़ी हुई है, और यह जलवायु हुआ, मिट्टी हुआ, स्थलाकृति हुआ और मानव गतिविधियां हुआ, इन पर जो है संयुक्त प्रभाव को जो है दर्शाती है। फिजियोग्राफर जो है वनस्पति वितरण, संरचना और गतिशीलता के पैटर्न का अध्ययन करते हैं। जो फिजियोग्राफर होते हैं वो वनस्पति का वितरण, संरचना और गतिशीलता जो होती है उसके पैटर्न का जो है अध्ययन करते हैं, जिसमें पौधे, समुदाय, प्रजाति, विविधता और पारिस्थितिकी उत्तराधिकार जैसे कारक शामिल हैं। इसमें क्या क्या शामिल हैं, तो पौधे शामिल हैं, पौधों का समुदाय एक शामिल है, प्रजाति विविधता शामिल है और पारिस्थितिकी उत्तराधिकार जैसे कारक जो है शामिल हैं। वे वनस्पति और अन्य भौतिक तत्वों जैसे जल विज्ञान चक्र, मिट्टी का कटाव और वन्य जीव निवास स्थान के बीच बातचीत की भी जाँच करते हैं। यानी कि जो मिट्टी का कटाव है, जल विज्ञान चक्र है और वन्य जीव निवास स्थान के बीच जो भी चीज़ें सेम दिखती है, यानी कि जो भी चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं उनकी क्या करते हैं, जांच करते हैं। यहाँ पे बातचीत नहीं है, मिलते जुलते की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिसमें पौधे, समुदाय, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी उत्तराधिकार जैसे कारक शामिल होते हैं, किसमें, वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में। वे ये क्या करते हैं, वनस्पति और अन्य भौतिक तत्वों जैसे जल विज्ञान चक्र, मिट्टी का कटाव, वन्य जीव स्थान के बीच जो है बातचीत की भी जाँच करते हैं, यानी कि इनके बीच क्या संबंध है इनकी भी जाँच करते हैं। वनस्पति भौतिक विज्ञान के बाद आगे आया है आपका जल विज्ञान। जल विज्ञान में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो जल विज्ञान में कहा जा रहा है कि जल विज्ञान शरीर विज्ञान का एक मूलभूत घटक है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर जल वितरण, गति और गुणों का अध्ययन शामिल है। फिजियोग्राफर जल विज्ञान प्रणालियों की गतिशीलता को समझने के लिए वर्षा, वाष्पीकरण, अपवाह,
घुसपैठ और भूजल प्रवाह जैसी प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जो जल विज्ञान जो है वो शरीर विज्ञान का एक मूलभूत घटक है, यानी कि मुख्य घटक है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर जल वितरण, गति और गुणों का अध्ययन शामिल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो जल का वितरण है उसका अध्ययन करते हैं, उसके गति का और उसके गुणों का जो है अध्ययन करते हैं जल विज्ञान के अंदर। फिजियोग्राफर जो है जल विज्ञान प्रणालियों की गतिशीलता को समझने के लिए, यानी कि फिजियोग्राफर यानी कि जो भौतिक भूगोलवेत्ता होता है वो क्या करता है, जल विज्ञान की जो प्रणालियाँ हैं उनकी गतिशीलता को समझने के लिए वर्षा हुआ, वाष्पीकरण हुआ, अफवाह हुआ, घुसपैठ हुआ और भूजल प्रवाह जैसी प्रक्रियाओं का जो है विश्लेषण करता है। वे नदियाँ, झीलों, आर्द्र भूमियों, जलभृतों और ग्लेशियरों जैसी विशेषताओं के साथ साथ प्रदूषण बांध और जल प्रबंधन प्रथाओं जैसे जल संसाधनों पर भी मानव प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी कि इनका क्या काम होता है, नदियों पर भी अध्ययन करते हैं, झीलों पर अध्ययन करते हैं, आर्द्र भूमियों, जलभृतों और ग्लेशियरों पर अध्ययन करते हैं। और इनके जैसी विशेषताओं के साथ साथ जो है प्रदूषण हुआ, बांध निर्माण हुआ, जल प्रबंधन प्रथा हुआ जैसे संसाधनों पर मानव प्रभाव का क्या अध्ययन है, इसका जो है अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि संक्षेप में फिजियोग्राफी एक बहुविषयक क्षेत्र है। यहाँ तक हमने देखा कि जो फिजियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल है वो जो है बहुविषयक क्षेत्र है, यानी कि इसमें कई विषय आ जाते हैं, जलवायु आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, तो आपका जल आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है फिजियोग्राफी में आ जाते हैं। जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, पेडोलॉजी, पारिस्थितिकी और जल विज्ञान से ज्ञान को एकत्रित करता है। यानी कि इसकी विशेषताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, भूविज्ञान हुआ, मौसम विज्ञान हुआ, पेडोलॉजी हुआ, पारिस्थितिकी हो गया और जल विज्ञान से जो है ज्ञान को एकत्रित करते हैं। यह प्राकृतिक प्रणालियों के स्थानिक पैटर्न, अंतर्क्रिया और गतिशीलता और मानव समाज और पर्यावरण के लिए उनके निहितार्थों में मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं की जटिलताओं को समझकर शोधकर्ता, नीति निर्माता और संसाधन प्रबंधन, भूमि उपयोग योजना आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खतरे को कम करने जैसी चुनौतियों को लेकर बेहतर समाधान कर सकते हैं, जो अंततः ग्रह के सतत विकास और प्रबंधन में योगदान कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं की जटिलताओं को समझकर, यानी कि जो पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताएं हैं और उनमें जटिलताएं हैं उनको समझकर जो है शोध करता हुआ या फिर नीति निर्माता हुआ, यानी कि जो शोध कर रहे हैं रिसर्चर्स या जो नीति निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जो नियमों कानूनों को बना रहे हैं, और संसाधन प्रबंधक और जो संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं, भूमि उपयोग योजना, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खतरे को कम करने वाली चुनौतियों का बेहतर समाधान कर सकते हैं। यानी कि पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं की जटिलता को अगर हम समझ जाएं तो ये सारी जो चुनौतियां हैं उनको बेहतर करके जो है इनमें जो भी खतरे हैं उनको जो है समाप्त कर सकते हैं, जो अंततः ग्रह के सतत विकास और प्रबंधन में योगदान कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, अंततः यानी कि एट लास्ट जो है हमें जो ग्रह है, हमारी पृथ्वी है, इस पर सतत विकास होगा, यानी कि कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहेगा और इसके प्रबंधन में जो है यह योगदान होगा एक तरीके से। तो इस प्रकार से ये हमारा फिजियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल जो है ख़त्म होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ड्रेनेज यानी कि जल निकास। तो देखेंगे यहाँ पे कि जल निकास जो है क्या होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल निकास पृथ्वी के लिए जल विज्ञान चक्र का एक मूलभूत पहलू है, जिसमें नदियों, झरनों, झीलों और भूमिगत जलभृतों सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूरे परिदृश्य में पानी की आवाजाही शामिल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल निकासी जो है पृथ्वी के जल विज्ञान चक्र का एक मूलभूत पहलू है, यानी कि जो जल विज्ञान चक्र हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसमें से एक मूलभूत पहलू क्या है, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकास, जिसमें क्या शामिल है, नदियों, झरनों, झीलों और भूमिगत जलभृतों सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूरे परिदृश्य में पानी की आवाजाही शामिल है। यानी कि इसमें नदियों के पानी जा रहे हैं, झरनों के पानी जा रहे हैं, झील के पानी जा रहे हैं, भूमिगत जो जलभृत बनाए गए हैं उनके पानी जा रहे हैं। इन सभी के चैनलों के माध्यम से जो जल का पूरा परिदृश्य है इसमें पानी की आवाजाही जो है शामिल है। किसमें, ड्रेनेज सिस्टम में यानी कि जल निकास के सिस्टम में। आगे चले तो कहा जा रहा है कि यह क्षेत्रों के भौतिक भूगोल को आकार देने, पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और मानव वस्तु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, यह क्षेत्रों के भौतिक भूगोल को आकार देता है, पारिस्थितिकी तंत्र हुआ, कृषि हुआ और मानव वस्तुओं को प्रभावित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल संसाधनों के प्रबंधन, बाढ़ को कम करने और पृथ्वी आवासों की रक्षा करने के लिए जल निकासी प्रणालियों को समझना आवश्यक है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जल संसाधनों के प्रबंधन यानी जल संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए, बाढ़ को कम करने के लिए और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के लिए जो है जल निकासी प्रणाली को जो है समझना आवश्यक है। आगे कहा जा रहा है कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यह क्षेत्रों के भौतिक भूगोल को आकार देने, पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और मानव वस्तुओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अगर क्षेत्र में जो भौतिक भूगोल है उसको आकार देगा, पारिस्थितिकी तंत्र हुआ, कृषि विकास हुआ और मानव वस्तुओं को प्रभावित करने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कौन निभाता है? तो ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकास। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि जल निकास का प्राथमिक चालक वर्षा है, यानी कि जल निकास के लिए जो है निकासी का जो सबसे पहला चालक है वो वर्षा है, जो जल विज्ञान प्रणाली में पानी पर इनपुट प्रदान करता है। यह जो है जल विज्ञान प्रणाली पर जो है पानी पर जो है इनपुट देता है। जब बारिश पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो यह स्थलाकृति, मिट्टी की विशेषताओं और वनस्पति आवरण जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न मार्ग का अनुसरण कर सकती है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब बारिश जो है पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो यह स्थलाकृति, मिट्टी की विशेषताओं और वनस्पति आवरण जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न मार्गों का अनुसरण कर सकती है। जब क्या होता है जब बारिश जो है पृथ्वी की सतह पर गिरती है। गुरुत्वाकर्षण जल प्रवाह को निर्देशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह पानी को सबसे तीव्र ढाल के साथ नीचे की ओर ले जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो जल प्रवाह को निर्देशित करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि यह पानी को सबसे तीव्र ढाल के साथ नीचे की ओर जो है ले जाता है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि जल निकासी प्रणालियों को उनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक नदियों और धाराएं हैं। यानी कि जल निकासी की जो प्रणालियां हैं उनमें प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है? नदियां और धाराएं, जो ऊंचाई से कम ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए प्राकृतिक चैनल के रूप में काम करती हैं। नदियां आमतौर पर छोटी धाराओं के अभिसरण से बनती हैं और बड़े जल निकायों जैसे झीलों, समुद्रों या महासागरों की ओर बढ़ती हैं। वे एक वृक्ष के समान पैटर्न प्रदर्शित करते हैं, जिसकी विशेषता शाखाओं वाली सहायक नदियां हैं जो एक पेड़ की संरचना से मिलती जुलती हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जल निकासी प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में से एक नदियां और धाराएं हैं। यानी कि जल निकासी की जो विशेषता है उसमें से एक क्या है? नदियां और उनकी धाराएं हैं, जो उच्च ऊंचाई से कम ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए प्राकृतिक चैनल के रूप में काम करती हैं। यानी कि जो नदियां होती हैं वो उच्च ऊंचाई यानी कि पहाड़ों, ग्लेशियरों से बनती हैं और कम ऊंचाई की तरफ जो है नदी का रूप लेते लेते प्राकृतिक चैनल के रूप में जो है काम करती हैं। नदियां आमतौर पर छोटी धाराओं के अभिसरण से बनती है। यानी कि नदियां जो हैं वहाँ जो ग्लेशियर होता है वहाँ पे छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं और उससे क्या बन जाता है? एक बड़ी नदी बन जाती है और बड़े जल निकायों जैसे झीलों, समुद्रों या महासागरों की ओर बहती हैं। यानी कि ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हैं और इसमें क्या है? जिनकी तरफ ये बढ़ती हैं या तो बड़ा जल निकाय होगा या झील होगा या समुद्र या महासागर होगा, इनकी तरफ जो है ये बहती हैं। वे एक वृक्ष के समान पैटर्न प्रदर्शित करती हैं। यानी कि कहीं पे पतली हो जाएंगी तो कहीं पे चौड़ी हो जाएंगी, इस प्रकार से उनका पैटर्न होता है। यानी कि अगर यहाँ पे नदी को बनाया जाए तो यहाँ पे अगर मैं आपको नदी को बना के समझाऊँ तो यहाँ पे अगर एक नदी निकलती है तो वो कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी इधर से आके इधर आ जाएगी, फिर इधर आके जुड़ जाएगी, फिर इधर आके जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये नदी बढ़ती रहती है, मिलती रहती है और एक दूसरे से अलग होती रहती है। तो वह जो है एक वृक्ष के समान जो है पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। उनकी विशेषता शाखाओं वाली सहायक नदियाँ, यानी कि अलग अलग शाखाएं जैसे निकली होती हैं वृक्षों में, उसी प्रकार से अलग अलग जो है सहायक नदियाँ निकली होती हैं नदियों में, जो एक पेड़ की संरचना से मिलती जुलती है। और ये जो है एक पेड़ की संरचना से मिलती जुलती हैं। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि धाराएं छोटी जल धाराएं हैं। यानी कि जो धाराएं होती हैं वो छोटी जल धाराएं हैं जो नदियों में मिलती हैं। ये जो है क्या होती हैं? नदियों में जाके मिल जाती हैं, जो छोटी जल धाराएं होती हैं और अक्सर ढलान, निर्वहन और तलछट परिवहन जैसे कारकों को प्रभावित होती हैं। और जो अक्सर ढलान होता है, निर्वहन और तलछट परिवहन जैसे कारकों से जो है ये क्या होता है? प्रभावित होती हैं। ढलान कैसा है, उसमें निर्वहन कैसा है, तलछट कैसा है, ये सारे कारकों से जो क्या होती हैं नदियाँ जो है प्रभावित होती हैं। वे झरनों, पिघलती बर्फ या वर्षा के अपवाह से उत्पन्न हो सकते हैं। ये क्या होती है? झरनों से ऊपर निकल सकती हैं, पिघलती बर्फ हुआ या फिर वर्षा का अपवाह हुआ, इससे जो है उत्पन्न हो सकती हैं नदियाँ। और पोषक तत्वों, तलछट और कार्बनिक पदार्थों को नीचे की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो पोषक तत्व होते हैं, तलछट होते हैं और कार्बनिक पदार्थों को जो है नीचे ले जाने में इनकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि झीलें जल निकासी प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। जो झील हैं वो क्या हैं? जल निकासी की प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पानी के भंडारण के लिए जलाशयों के रूप में कार्य करती हैं। यह क्या करती हैं? पानी के भंडारण के लिए जलाशयों के रूप में काम करती हैं। यानी कि जो झील होता है उसमें पानी जमा हो जाता है तो एक तरह से एक जलाशय बन जाता है और यहाँ पे जो है पानी का इकट्ठा यानी कि भंडारण हो जाता है और जल क्षेत्रों के भीतर इसके प्रभाव को नियंत्रित करती हैं। और जो जल क्षेत्रों के भीतर इसका प्रभाव है उसको जो है नियंत्रित करती हैं। झीलें विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बन सकती हैं। जो झील होती हैं वो कई प्रक्रियाओं के माध्यम से बन सकती हैं, जिसमें क्या है? हिमनद क्षरण यानी कि जो बर्फ़ होते हैं उनका पिघलना, ज्वालामुखीय गतिविधि और टेक्टोनिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं इसमें। वे स्थानीय जलवायु को विनियमित करने, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और मनुष्यों के मनोरंजन अवसर प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये क्या करती हैं? जो स्थानीय जलवायु होते हैं उनको विनियमित करती हैं, यानी कि उनमें चेंजेस वगैरह लाती रहती हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन
समर्थन करती हैं, क्योंकि इससे जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है बहुत ही जो है विविध होता है, मजबूत होता है, क्योंकि जहाँ पे झील होता है वहाँ पे जलीय जानवर हुआ, जलीय पेड़ पौधे हुए, पनपते हैं, जीते हैं। तो इससे क्या होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन होता है। और मनुष्यों के लिए मनोरंजन का भी ये जगह बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं। तो इन सब में क्या करती है, झील महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। तो आगे कहा जा रहा है कि वाटर शेड, जिन्हें जल निकासी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जो वाटर सोर्स होता है इन्हें जल निकासी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भूमि के ऐसे क्षेत्र हैं जहां सभी वर्षा एक सामान्य आउटलेट जैसे नदी या झील में बहती है। भूमि के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे वर्षा जो है एक सामान्य आउटलेट में नदी या झील में जो है बहती हैं। वे स्थलाकृति विभाजनों द्वारा चित्रित होती हैं, जो एक जल क्षेत्र को दूसरे से अलग करते जल संभरों का आकार अलग अलग होता है। छोटे स्थानीय जल निकासी क्षेत्रों से लेकर बड़े नदी घाटियों तक, जो कई राज्यों तक जो है फैले हुए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूमि के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सभी वर्षा जो है एक सामान्य आउटलेट जैसे नदी या झील में बहती है। यानी कि जब सभी वर्षा होती है तो वो एक सामान्य आउटलेट की तरह जो है नदी या झील में जो है बहती है। ये स्थलीकृत विभाजनों द्वारा चित्रित होती है, यानी कि जो ये जो है स्थलों की आकृति में विभाजन जब होता है तब चित्रित होती है, जो एक जल क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करती है। जल संभरों का आकार अलग अलग होता है, छोटे स्थानीय जल निकासी क्षेत्रों से लेकर बड़े नदी घाटियों तक, जो कई राज्यों या देशों तक फैले होते हैं। तो इसमें जो जल क्षेत्र उसमें होता है उसमें अलग अलग होता है। छोटों की बात की जाए तो स्थानीय जल निकासी क्षेत्र की बात आ जाएगी। अगर बड़ों की बात की जाए तो बड़े नदी घाटियों तक, जो कि अन्य राज्यों या क्षेत्रों तक जो है फैले हुए होते हैं। कुछ होते हैं यानी कि जो स्थानीय क्षेत्रों में ही केवल फैले होते हैं, और कुछ होते हैं जो अलग राज्यों तक जो है फैले होते हैं। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि जल बेसिन जो है जल निकासी बेसिनों का आकार। तो यहाँ पे जो है जल निकासी बेसिनों का आकार और विशेषताएं प्रणाली के भीतर पानी के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। यानी कि जल निकासी बेसिनों का आकार जो है और उसकी विशेषताएं जो है प्रणाली के भीतर जो पानी के प्रवाह को होता है उसको प्रभावित करती हैं। ढलान हुआ, मिट्टी की पारगम्यता हुआ, और भूमि उपयोग प्रथाओं जैसे कारक अपवाह दर, तलछट, परिवहन और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जो ढलान हुई, मिट्टी की पारगम्यता हुई, भूमि उपयोग प्रथा हुआ जैसे कारक हुआ, अपवाह दर हुआ, तलछट हुआ, परिवहन हुआ और पानी की गुणवत्ता को जो है प्रभावित कर सकते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि जल संभरों के प्राकृतिक जल विज्ञान को बदल सकती हैं। यानी कि जो मानवीय गतिविधियां होती हैं जैसे वनों की कटाई हो गया, शहरीकरण हो गया, कृषि हो गया, जल संभरों के प्राकृतिक जल विज्ञान को जो है वो बदल सकती हैं, जिससे धारा प्रवाह पैटर्न, कटाव दर और निवास स्थान में बदलाव हो सकता है। और इससे क्या होता है, धारा जो प्रवाह पैटर्न होता है और कटाव दर होता है और जो निवास स्थान होता है, इन सब में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पे जो है जल निकासी बेसिन जो है पानी के प्रवाह को भी प्रभावित करती हैं, और इसमें जो है गुणवत्ता होती है जो पानी के अंदर की, उस गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकते हैं। और अगर मानवीय गतिविधियाँ बढ़ती हैं तो जो नदियाँ होती हैं या जो जल होते हैं उनके प्रभाव में, उनके पैटर्न में, उनके कटाव दर में जो है बदलाव हो सकता है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि भूजल निकासी प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जल है वह जल निकासी प्रणालियों में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पानी के भंडारण और संचारण के लिए उपसतह जलाशय के रूप में काम करता है। यह जो है पानी का भंडारण करता है और इसका जो है जलाशय के रूप में जो है उपसतह जलाशय के रूप में जो है काम करता है। यह घुसपैठ, अंतःस्राव और भूजल को नदियों और झीलों में छोड़ने जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सतही जल के साथ संपर्क करता है। यह घुसपैठ, अंतःस्राव और भूजल को नदियों और झीलों में छोड़ने जैसे प्रक्रियाओं के माध्यम से सतही जल के साथ संपर्क करता है। यानी कि जब इसे जो है नदियाँ या झील में छोड़ा जाता है तब जो है ये सतही जल के साथ जो है संपर्क करता है। भूजल शुष्क अवधि के दौरान नदियों में आधार प्रभाव को बनाए रख सकता है। यानी कि जो भूजल होता है वो शुष्क अवधि के दौरान क्या कर सकता है, नदियों में आधार जो प्रभाव होता है उसको बनाए रख सकता है, और मानव समुदाय के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान कर सकता है। और क्या हो सकता है, मानव जो है समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है पानी पीने के लिए। तो शुष्क जब अवधि होती है तो इसके दौरान जो है नदियों में जो है आधार प्रभाव को बनाए रख सकता है। कौन रख सकता है, तो भूजल जो है वो रख सकता है। आगे कहा जा रहा है कि संक्षेप में अगर जल निकासी की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संक्षेप में जल निकासी एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें नदियों, झरनों, झीलों और भूजल के माध्यम से पूरे परिदृश्य में पानी की आवाजाही शामिल है। यह पृथ्वी के विभिन्न भौतिक भूगोल को आकार देने, पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और मानव समाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल संसाधनों के प्रबंधन, प्राकृतिक आवासों की रक्षा और
बदलती जलवायु में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जल निकासी प्रणालियों की जटिलताओं को समझना जो है वो क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संक्षेप में अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जल निकासी की एक जो है गतिशील प्रक्रिया, यानी कि जो चलायमान जो चलती रहती हुई प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है। इसमें नदियाँ हैं, झरने हैं, झील हैं, भूजल हैं, और इनके माध्यम से जो है पूरे परिदृश्य में पानी की आवाजाही है। यानी कि जो भी जल निकास का स्टेप है उसमें क्या है, पूरे परिदृश्य में जो है पानी की आवाजाही का ही वर्णन आपको मिलेगा। यह पृथ्वी के भौतिक भूगोल को आकार देने, पारिस्थितिक तंत्र का संवर्धन करने और मानव समाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पृथ्वी की जो पारिस्थितिक तंत्र है, पृथ्वी का जो भूगोल है, इसको जो है बनाए रखने के में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल संसाधन के प्रबंधन, प्राकृतिक आवासों की रक्षा और बदलती जलवायु में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जल निकासी प्रणालियों की जटिलताओं को समझना आवश्यक है। तो अगर हमें ये देखना है कि बाढ़ और सूखे किस प्रकार से पड़ रहे हैं और इनके प्रभाव कैसे कम हो, तो इसके लिए जल निकास प्रणालियों की जटिलताओं को जो है समझना में क्या है, आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा होता है ख़त्म जो जल निकास यानी कि ड्रेनेज सिस्टम था। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है। तो अगला टॉपिक है आपका ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रिया विधि के बारे में जो आपको पढ़ना है कि भारतीय जो मानसून है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी जो है क्रिया विधि क्या है। बात करें भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय मानसून जो है एक जटिल मौसम घटना है, यानी कि ये जो है बहुत ही जटिल है, यानी कि सघन है, जो मौसमी हवाओं और वर्षा पैटर्न की विशेषता है। यानी कि इसमें क्या है, मौसमी हवाएं हैं और वर्षा की पैटर्न की विशेषता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को गहराई से प्रभावित करती है। और ये भारतीय मानसून है, ये क्या करता है, जो भारत है और इसे जो उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसकी जलवायु को जो है बहुत ही गहराई से जो है प्रभावित करती है, यानी कि इफ़ेक्ट डालती है। यह क्षेत्र में कृषि, जल संसाधन और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ये क्या करता है, तो ये करता है कि क्षेत्र में जो है जो कृषि है, जल संसाधन है और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास है, इनमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत का मानसून। भारतीय मानसून की उत्पत्ति और तंत्र को समझने के लिए विभिन्न वायुमंडलीय और समुद्री कारकों की जांच की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें भारतीय मानसून की उत्पत्ति और इसका तंत्र और ये किस प्रकार से कार्य करता है, अगर हमें इसको जो है समझना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वायुमंडलीय और समुद्री कारक जो हैं इसकी जाँच करनी होगी, तब हम इसकी उत्पत्ति और तंत्र को समझ पाएंगे। जो इसके गठन और व्यवहार में योगदान देते हैं, जो इसे बनाने में यानी कि भारतीय मानसून को बनाने में योगदान देते हैं वायुमंडलीय और समुद्री कारक, और इसके व्यवहार में यानी कि ये किस प्रकार से भारतीय मानसून आगे चल के हरकत करेगा, किस प्रकार का इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सारा जो है इन सभी कारकों की जाँच करने के बाद ही हमें पता चल पाता है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि भारतीय मानसून जो है मुख्य रूप से भूमि और समुद्री सतहों के बीच अंतर ताप से प्रेरित होता है। यानी कि भारतीय मानसून क्या होता है, भूमि और समुद्र की जो सतह है उनके बीच के अंतर ताप से जो है प्रेरित होता है, जो एक दबाव ढाल बनाता है और परिसंचरण पैटर्न स्थापित करता है, जिसे मानसून गर्त के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय मानसून जो है किससे प्रेरित होता है, मानसून गर्त से। और मानसून गर्त क्या है, भूमि और समुद्री सतहों के बीच के अंतर ताप को जो है मानसून गर्त कहा जाता है। गर्मियों के महीनों के दौरान एशियाई भूभाग की तीव्र गर्मी के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दबाव प्रणाली विकसित होती है। यानी कि गर्मी के जब महीने होते हैं तो एशियाई भूभाग पर जो है ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो है भारत उपमहाद्वीप पर जो है निम्न दबाव प्रणाली विकसित होती है, जो हिंद महासागर से नम हवा को भूमि की ओर खींचती है। और इस दबाव प्रणाली से क्या होता है, जो हिंद महासागर की नम हवाएं हैं उसको जो है भूमि की ओर जो है खींचती है। आगे बढ़े तो आगे क्या कहा जा रहा है, तो आगे कहा जा रहा है कि मानसून की शुरुआत जो है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के मौसमी प्रभाव से निकटता से जुड़ी हुई है, जो भूमध्य रेखा के पास कम दबाव की एक बेल्ट है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है नमी से भरपूर वायु द्रव्यमान आता है। यानी कि मानसून की शुरुआत में कहा जा रहा है कि अंतर जो है क्या होता है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मौसमी प्रभाव से जो है निकटता से जुड़ा होता है, और यह भूमध्य रेखा के पास कम दबाव की एक बेल्ट होती है, और यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से जो है व्यापारिक हवाएं आकर मिलती हैं। और जैसे ही गोलार्ध में गर्मियों के दौरान सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है तो ICTZ जिसे कहा जाता है उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है नमी से भरपूर वायु द्रव्यमान आता है।
आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि हिंद महासागर के व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हिंद महासागर का जो व्यवहार उसको नियंत्रित करने में ICTZ जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म समुद्री जल की उपस्थिति वातावरण के लिए नमी का एक निरंतर स्रोत प्रदान करती है। यानी कि गर्म समुद्री जल की उपस्थिति में क्या करती है, वातावरण के लिए नमी का एक लगातार जो है निरंतर स्रोत जो है प्रदान करती है, जिससे क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है। यानी कि इससे क्या होता है, इस नमी की वजह से वर्षा की तीव्रता जो है बढ़ जाती है, यानी कि बारिश होने लगती है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर डिपोल, जिसे कि IOD कहा जाता है, हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान की विसंगतियों की विशेषता वाली एक जलवायु घटना है। इसके अतिरिक्त कहा जा रहा है कि हिंद महासागर डिपोल जो है यह क्या है, समुद्र की सतह के तापमान की विसंगतियों की विशेषता वाली एक जलवायु घटना है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बदलकर मानसून की ताकत और समय को प्रभावित करती है। यानी कि ये क्या करती है, वायुमंडल का जो परिसंचरण पैटर्न है उसको बदल देती है और मानसून की जो ताकत है और समय जो है उसको जो है प्रभावित करती है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO है। यानी कि इसे भारतीय मानसून को एक प्रभावित करने वाला एक और कारण है, क्या है वो, एल नीनो दक्षिणी दोलन, जो समुद्र की सतह के तापमान में उतार चढ़ाव और प्रशांत महासागर में वायुमंडलीय दबाव से जुड़ी एक जलवायु घटना है। एल नीनो क्या है, तो ये है समुद्र की सतह के तापमान में उतार चढ़ाव करता है, प्रशांत महासागर में वायुमंडलीय दबाव से जुड़ी जो है एक जलवायु घटना है। एल नीनो जो है अगर आप देखेंगे तो हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि इससे जो है भारतीय महाद्वीप पर जो भी मौसम है, जलवायु है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। अल नीनो घटनाओं के दौरान क्या होता है, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह पर औसत से अधिक गर्म तापमान सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बाधित कर सकता है। यानी कि जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह पर औसत से अधिक गर्म तापमान जब हो जाएगा तो क्या होगा, सामान्य जो वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न है उसको बाधित कर देगा। जिस प्रकार से बारिश हो रही है उससे उस प्रकार से बारिश नहीं होगी, बारिश की कमी हो जाएगी। आगे चलें तो जिससे क्या होगा, जिससे आगे कहा जा रहा है कि जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी बारिश कमज़ोर हो सकती है। यानी कि मानसूनी बारिश में कमी आ सकती है अल नीनो के वजह से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की जो सतह है उस पर औसत से अधिक गर्मी पड़ती है और ये क्या करता है, वायुमंडलीय परिसंचरण को जो पैटर्न है उसका कि हर समय जो है गर्मी के बाद बरसात होना, उसको ये बाधित कर देता है, इसको रोक देता है। इससे क्या होगा, मानसून बारिश में जो है कमी होगी और बारिश कम होगी और इसकी वजह से सूखा वगैरह होने लगेगा। इसके विपरीत समुद्र की सतह के औसत से अधिक ठंडे तापमान की विशेषता वाली ला नीना घटनाएं, यानी कि अगर समुद्र के सतह में जो है अधिक ठंडे तापमान की विशेषता आ जाती है। अल नीनो कब होगा, जब ज़्यादा तापमान होगा समुद्र के सतह पर, लेकिन ला नीना कब होगा, जब ठंडा तापमान की विशेषता आ जाएगी। तो हिंद महासागर और एशियाई भूभाग के बीच दबाव प्रवणता को मजबूत करके मानसून को बढ़ा सकती है। यानी कि अल नीनो जब होगा तो बारिश में कमी आएगी, लेकिन ला नीना जब होगा तो इससे क्या होगा, बारिश जो है बहुत ज़्यादा अधिक होगी, इससे बाढ़ जैसी समस्याएं हो जाएगी। तो यहाँ पे अल नीनो और ला नीना दोनों को जो है एक समायोजित स्थिति में रहना पड़ेगा, एक समान स्थिति में रहना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय उपमहाद्वीप पे जो है काफ़ी सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आगे बढ़े तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति और विशेषता में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिमालय और तिब्बती पठार भी भारतीय मानसून के व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो हिमालय है और तिब्बती पठार है, इससे भी जो है भारतीय मानसून का व्यवहार और इसमें आकार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। यानी कि भारतीय मानसून में इनकी वजह से जो है काफ़ी परिवर्तन वगैरह होता रहता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ नम वायु राशियों को उत्तर की दिशा की ओर गति में बाधा के रूप में कार्य करती है। यानी कि उत्तर की दिशा में जो वायु राशियाँ होती हैं, जो वायु जाती हैं, उनके लिए ये बाधा बन जाती हैं। हिमालय और तिब्बत पठार जो है ये सारी पहाड़ियाँ, इसमें क्या होता है, जिसमें वे विक्षेपित हो जाती हैं और ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इससे क्या होता है, ये विक्षेपित हो जाती हैं और ऊपर की ओर चढ़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। यानी कि जब बाधित होती हैं तो ऊपर की ओर जाने लगती हैं, क्योंकि अगर ये बाधित ना होती तो सामान्य रूप से चली जाती। जैसे ही हवा ऊपर की ओर उठती है यह ठंडी और संघनित हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यानी कि जैसे ही ये हवा ऊपर उठती है ये ठंडा होने लगती है, क्योंकि ये गर्म हवाएं होती हैं, चलती हैं जो, और ये गर्म हवा ऊपर जाती है क्योंकि पहाड़ियाँ जो है, हिमालय और तिब्बती पठार जो है इन्हें रोकता है, और इनके रोकने की वजह से ये हवाएं रुकती नहीं हैं, ऊपर की ओर जाती हैं, और जैसे ऊपर की ओर जाती हैं वैसे ही ये ठंडी और संघनित हो जाती हैं और इससे बादल बनते हैं और क्या होती है, वर्षा होती है। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है, यह भौगोलिक प्रभाव जो है मानसून के मौसम के दौरान हिमालय की तलहटी और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा में योगदान देता है। और ये क्या करता है, जो ये भौगोलिक जो प्रभाव है ये क्या करता है, मानसून के मौसम के दौरान, जब मानसून का मौसम होता है यानी कि बारिश का जब दिन आते हैं, उस समय हिमालय की तलहटी और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा जो होती है उसमें ये जो है योगदान देता है। कौन योगदान देता है, तो हिमालय और तिब्बत की पहाड़ियाँ।
आगे बढ़े तो आगे भी अभी भारतीय मानसून की अलग विशेषता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय मानसून एक विशिष्ट मौसमी परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करता है, यानी कि भारतीय मानसून एक विशिष्ट मौसमी जो परिवर्तनशीलता है उसको दर्शाता है, यानी कि हमेशा इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके दो मुख्य चरण हैं। इसके दो मुख्य चरण हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून का एक अंतर है, एक चरण है, और उत्तर पूर्व मानसून का जो है एक चरण है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जो जून से सितंबर तक होता है। वार्षिक वर्षा का अधिकांश हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप विशेषकर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों और केंद्रीय मैदानों में लाता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये क्या करता है, जून से सितंबर तक होता है, यानी कि दक्षिण से पश्चिम की ओर जाता है और जून से सितंबर के महीने तक रहता है। और वार्षिक वर्षा का जो अधिकांश हिस्सा है, यानी कि एक साल में कितना बारिश होगा, इसका अधिकांश हिस्सा जो है भारतीय उपमहाद्वीप विशेषकर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों और केंद्रीय मैदानों में जो है लाता है। पूर्वोत्तर मानसून की बात की जाए तो पूर्वोत्तर मानसून ये अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इसकी विशेषता क्या है, मानसूनी हवाओं को पीछे हटना है और यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में वर्षा लाता है। यानी कि जब भारत के दक्षिण पश्चिम इलाकों की तरफ बारिश होती है तब जो है पूर्वी इलाकों की तरफ, दक्षिण पूर्वी इलाकों की तरफ बारिश नहीं होती है। जब दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तो दक्षिण पूर्वी की ओर नहीं होती है, लेकिन जब दक्षिण पश्चिम की ओर रुकती है तो दक्षिण पूर्व की ओर जो है जो कुछ हिस्से हैं श्रीलंका के तट वगैरह वहाँ पे जो है वे वर्षा लाता है। अगर आप मौसम की हमेशा हाल चाल लेते हो, मौसम की समझ रखते हो, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जब यहाँ दक्षिण पश्चिम की तरफ जब बारिश होता है तो उधर नहीं होता है, दक्षिण पूर्व में, लेकिन जैसे ही इधर बारिश खत्म होता है ये इधर से जाके उधर चला जाता है। आगे कहा जा रहा है कि संक्षेप में अगर बात की जाए इसकी, तो कहा जा रहा है कि संक्षेप में अगर बात करें, दक्षिण भारतीय मानसून वायुमंडलीय समुद्री तट और स्थलीकृत कारकों के संयोजन से संचालित एक जटिल मौसम घटना है। जो भारतीय मानसून है ये वायुमंडल हुआ, समुद्र हुआ और स्थलाकृत कारक जो है, यानी वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल है यानी कि जो हमारा वातावरण है आसपास, समुद्र में आपको समुद्र समझ में ही आ रहा होगा, स्थलाकृत यानी कि जो पहाड़ है, तिब्बत और हिमालय के पठार, इन सभी की वजह से जो है एक संचालित एक जटिल मौसम घटना है। यानी कि इन सभी के संयोजन से जो है हमारा भारतीय मानसून बना है। इसमें कोई भी संयोजन अगर बिगड़ता है तो भारतीय मानसून में हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह एक जटिल मौसम घटना है। इसकी उत्पत्ति और तंत्र में विभेदक, यानी कि इसकी उत्पत्ति और तंत्र में जो विभेदक है वो क्या है, तापन, विभेदक तापन, दबाव प्रवणता, समुद्री तापमान, क्षेत्रीय भूगोल की परस्पर क्रिया शामिल है। यानी कि इसकी उत्पत्ति में क्या शामिल है, इसके तंत्र में विभेदक तापन शामिल है, दबाव प्रवणता शामिल है, समुद्री तापमान शामिल है और क्षेत्रीय भूगोल की परस्पर क्रिया शामिल है। मौसमी वर्षा पैटर्न की भविष्यवाणी करने, जल संसाधनों के प्रबंधन और सूखे और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय मानसून की गतिशीलता को समझना आवश्यक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मौसमी वर्षा की पैटर्न की भविष्यवाणी करना है अगर आपको, तो जो भारतीय मौसम मानसून है उसकी गतिशीलता को समझना जो है काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इन सभी गतिशीलताओं को देख के ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत का मानसून कैसा रहेगा। इसीलिए अल नीनो, ला नीना जैसी घटनाओं का जो है हमेशा अध्ययन चलता रहता है और इसको लेकर हमेशा लोग समझते रहते हैं, और इसी से जो है भारत में होने वाली सूखा या बाढ़ का पहले से ही हमें अंदेशा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति और इसकी विशेषताएँ क्या है और ये किस प्रकार से जो है कार्य करता है। आगे बढ़े तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि कोपेन का क्लाइमेट जो संयोजन है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग अब कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यानी कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार से इन्होंने दिया है इसको पढ़ेंगे विस्तार से, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है कि कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मन जलवायु विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन द्वारा विकसित कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तापमान, वर्षा और वनस्पति पैटर्न के आधार पर दुनिया की जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रणालियों में से एक है। यानी कि कोपेन का वर्गीकरण आपसे पूछा जाए किस लिए बनाया गया है, तो आपको ये बताना होगा कि कोपेन का जो वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण, यह तापमान हुआ, वर्षा हुआ, वनस्पति पैटर्न हुआ के आधार पर बनाया गया, जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए बनाया गया एक सबसे उपयोगी प्रणाली है। यानी कि इससे क्या किया जाता है, जलवायु में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको वर्गीकृत करने की प्रणाली किसने बनाई, कोपेन ने बनाई, और इसी से जो है हम लोग समझ पाते हैं कि जलवायु का वर्गीकरण क्या है और जलवायु किन किन चीज़ों में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। कोपेन की वर्गीकरण प्रणाली दुनिया भर में पाई जाने वाली जलवायु की विविध श्रृंखला को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यानी कि अगर हमें दुनिया भर की जलवायु की विविध श्रृंखलाओं को समझना है कि जलवायु में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसमें हमें कोपेन की वर्गीकरण को जो है पढ़ना होगा।
आगे कहा जा रहा है कि और जलवायु परिवर्तन कृषि पर्यावरण प्रबंधन के अध्ययन में सहायक रही है। कोपेन का जो भी वर्गीकरण है, ये प्रणाली जो है क्या है, जलवायु परिवर्तन हुआ, इसका कृषि हुआ, वह पर्यावरण प्रबंधन हुआ, इसके अध्ययन में जो है काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती है कोपेन की वर्गीकरण प्रणाली। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण जलवायु प्रकारों की अवधारणाओं पर आधारित है। यानी कि कोपल का जो जलवायु वर्गीकरण है, ये जलवायु के प्रकारों का जो है अवधारणा जो है उस पर जो है आधारित है। यानी कि जलवायु के कितने प्रकार हैं, क्या है, इसके बारे में ये बात करता है। जो तापमान और वर्षा शासन के विशिष्ट संयोजनों द्वारा परिभाषित होते हैं। यह तापमान हुआ, वर्षा हुआ, इसके विशिष्ट जो संयोजन है इसके द्वारा जो है परिभाषित होते हैं। कोपेन ने 5 प्राथमिक जलवायु समूहों की पहचान की है। कोपेन ने क्या की है, 5 प्राथमिक जलवायु समूहों की पहचान की, यानी इन्होंने 5 प्राकृतिक जलवायु समूह बनाए हैं। प्रत्येक को अतिरिक्त जलवायु विशेषताओं के आधार पर उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो प्रत्येक जो प्राथमिक जलवायु समूह हैं, उनको जो है अतिरिक्त जलवायु विशेषताओं के आधार पर उप प्रकारों में, यानी कि जो प्रकार हैं उनके भी अंदर जो है उप प्रकार हैं, इनमें जो है विभाजित किया गया है। 5 प्राथमिक जलवायु समूह क्या हैं, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पहला जो है जलवायु समूह है वो है उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय जो है पहला है ए, दूसरा जो है सूखा बी, शीतोष्ण यानी तीसरा सी, महाद्वीपीय यानी डी, और पांचवा जो है ध्रुव यानी कि ध्रुवी यानी कि ई। तो इन 5 प्रकारों में जो है जलवायु वर्गीकरण को बांटा है, और इसके अंदर हम लोग अगर एक एक के अंदर जाएँ तो इसमें अलग से हमें उप प्रकार इनके पढ़ने होंगे। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राथमिक जलवायु समूह को एक अक्षर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि ऊपर हम लोगों ने ए बी सी डी देखा, तो वही कहा जा रहा है कि एक अक्षर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, और उप प्रकारों को अतिरिक्त अक्षरों या प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि उनके अंदर जो उप प्रकार हैं उनको जो है अतिरिक्त अक्षरों या प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वर्षावन जलवायु को AF के रूप में नामित किया गया है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु है इसको किससे नामित किया गया है, AF से नामित किया गया है, इसका नाम दिया गया है। जबकि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु को AM से नामित किया गया है। यानी कि उष्णकटिबंधीय को तो पहले वर्गीकरण किया है, और उष्णकटिबंधीय के कितने प्रकार हैं, जिनमें कि क्या कहा गया कि उष्णकटिबंधीय मानसून AM नाम से किया गया है, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन को AF के रूप में जो है नाम दिया गया है। शुष्क जलवायु को शुष्क BWH और अर्ध शुष्क को BSK जैसे उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। जबकि समशीतोष्ण जलवायु में समुद्री CFB और महाद्वीपीय DFB जैसे उप प्रकार शामिल हैं। यानी कि इनके अलग अलग अंदर जाएंगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है उप प्रकार हैं, तो उनको जो है ये कोड दिया गया है कि इनसे जो है इनसे जो है उन्हें जाना जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि ध्रुवीय जलवायु में टुंड्रा को ET और आइस कैंप को EF जैसे उप प्रकार शामिल हैं। तो ये यहाँ पे जो भी उप प्रकार हैं और प्रकार हैं उनको कोड के रूप में बनाया गया है, और उनके नाम दिए गए हैं AM, VFK, CFB, ET या फिर EF, अलग अलग नाम जो है इनके दिए गए हैं। आगे कहा जा रहा है कि वर्गीकरण प्रणाली तापमान और वर्षा में वार्षिक और मौसमी दोनों विभिन्नताओं पर विचार करती है। जो वर्गीकरण प्रणाली है वो क्या करती है, तापमान हुआ, वर्षा हुआ, वर्षा में वार्षिक और मौसमी दोनों विभिन्नताओं पर विचार करती है। यानी कि वर्षा जो होता है उसमें वार्षिक और मौसम के आधार पर जो होता है उनके अलग अलग विभिन्नताओं की विचार करती है। तापमान मानदंड में सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीनों का औसत मासिक तापमान, यानी कि तापमान जब मानदंड लिया जाता है, तापमान को अध्ययन किया जाता है, तो उसमें सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीनों का औसत मासिक तापमान क्या था, साथ ही वार्षिक तापमान सीमा भी शामिल है। आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि वर्षा मानदंड में कुल वार्षिक वर्षा, साथ ही मौसमी वितरण और परिवर्तनशीलता शामिल है। यानी कि इस वर्गीकरण प्रणाली में हम अलग अलग भिन्नताओं पर विचार करते हैं, और इसमें जो भी बदलाव हो रहे हैं, जैसे सबसे ठंडा और सबसे गर्म महीना है तो उसका औसत क्या होगा, और वार्षिक तापमान सीमा क्या होगी, मानदंड में कुल वर्षा क्या होगा, और वर्षा जो है मौसमी वितरण में भी कि किस मौसम में कितना वर्षा हो रहा है, और परिवर्तनशीलता भी जो है कोपेन के वर्गीकरण में जो है शामिल है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि कोपेन वर्गीकरण प्रणाली क्षेत्रीय भूगोल के प्रभाव को भी ध्यान में रखती है। यानी कि क्षेत्रीय जो भूगोल होता है, क्षेत्रों के भूगोल होते हैं उन पर भी जो है ये ध्यान रखती है। जैसे इसमें कहा जा रहा है महासागर हुआ, पहाड़ हुआ, अक्षांश से निकटता हुआ, इन सब का भी क्या करती है, ध्यान रखती है। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्र अक्सर हल्के तापमान और उच्च आर्द्रता की विशेषता वाली समुद्री जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जो हल्के तापमान जो तटीय क्षेत्र होते हैं ये क्या रखते हैं, हल्के तापमान रखते हैं, और इनमें उच्च आर्द्रता की विशेषता वाली समुद्र जलवायु होती है, और इसको जो है ये प्रदर्शित करते हैं। जबकि आंतरिक क्षेत्रों में अधिक चरम तापमान भिन्नता और कम वर्षा का अनुभव होता है, और जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, अधिक चरम तापमान होता है और भिन्नता होता है और कम वर्षा का अनुभव होता है। तो इन सभी वर्गीकरण प्रणाली का जो है अध्ययन करती है जो है कोपेन का वर्गीकरण प्रणाली। यानी कि ये सारे क्या हैं, क्षेत्रीय भूगोल हैं, और ये कोपेन वर्गीकरण प्रणाली के अंदर जो है अध्ययन में लाए जाते हैं, यानी कि इसका भी ध्यान रखती है।
आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि कोपेन वर्गीकरण प्रणाली की शक्तियों में से एक अपेक्षाकृत सरल और सहज ढांचे के भीतर जलवायु की विविधता को पकड़ने की क्षमता है। यानी कि कोपेन की जो वर्गीकरण प्रणाली की शक्तियां हैं, इनमें से एक अपेक्षाकृत सरल और सहज ढांचे के भीतर जो है जो जलवायु की विविधता होती है, यानी कि जलवायु के अलग अलग प्रकार हैं, इन सभी को पकड़ने की क्षमता है कोपेन वर्गीकरण की प्रणाली में। विशिष्ट जलवायु प्रकारों और उप प्रकारों की पहचान करके सिस्टम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु डेटा की आसान तुलना और व्याख्या की अनुमति देता है। यानी कि अलग अलग जो जलवायु प्रकार हैं और उप प्रकार हैं, उनकी पहचान किया जाता है और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो जलवायु डेटा की आसान तुलना होती है उस तुलना को किया जाता है और इसकी व्याख्या की जो है इससे हमें अनुमति मिलती है। यानी कि इसका व्याख्या देख के हमें ये पता चलता है कि जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं आने वाले दिनों में या फिर आज तक जितने हुए हैं। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि इसके व्यापक उपयोग के बावजूद कोपेन वर्गीकरण प्रणाली वर्षों से आलोचना और परिशोधन का विषय रही है। यानी कि अभी भी इस पे शोध चल रहा है और इस पर जो है आलोचना भी होती है कि कोपेन वर्गीकरण जो प्रणाली है इसमें क्या क्या कमियां हैं। कुछ आलोचकों का क्या तर्क है देखें तो कुछ आलोचकों का तर्क है कि प्रणाली क्षेत्रीय जलवायु की जटिलता को अधिक सरल बना लेती है और माइक्रो क्लाइमेट, भूमि उपयोग परिवर्तन और शहरीकरण जैसे कारकों का पर्याप्त रूप से हिसाब लगाने में विफल रहती है। तो यहाँ पे आलोचक कहते हैं कि ये प्रणाली जो है क्षेत्रीय जलवायु की जटिलता जो है उसको अधिक सरल बना देती है। यानी कि इतना सरल भी नहीं बनाना चाहिए, कुछ इस प्रकार से वो करना चाहते हैं। और माइक्रो क्लाइमेट हुआ, भूमि उपयोग परिवर्तन हुआ और शहरीकरण जैसे जो कारक हैं उन पर जो है पर्याप्त रूप से हिसाब लगाने में जो है विफल रहती है। यानी कि जो शहरीकरण हुआ, माइक्रो क्लाइमेट यानी कि बहुत ही छोटे स्तर पर जो मौसम जलवायु में चेंज होता है उसका जो है हिसाब लगाने में, उसका जो है अध्ययन करने में जो है ये विफल है। अन्य लोगों ने क्या किया है, आधुनिक जलवायु विज्ञान और अवलोकन डेटा को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन का सुझाव दिया है। यानी कि जो वर्गीकरण करने के मानदंड हैं कि किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा, उनमें संशोधन करने का इन्होंने सुझाव दिया है। क्योंकि जो आधुनिक जलवायु विज्ञान है और उसके लिए जो है अवलोकन डेटा हो, यानी कि जो इसका अध्ययन करने के बाद जो डेटा तैयार किया जाता है उसको दिखाने के लिए इस वर्गीकरण के मानदंडों में जो है संशोधन की आवश्यकता है। अन्य लोगों ने जो है ये सुझाव दिया है। तो कोपेन वर्गीकरण में जो है कोपेन के वर्गीकरण जो अवधारणा है उसमें जो ये सारी जो है आलोचना हुई है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में, यानी कि अभी जो रिसेंट ईयर्स जिसे कहा जाता है, कि हाल के वर्षों में जो है कोपेन की मूल वर्गीकरण प्रणाली को अद्यतन और विस्तारित करने के प्रयास किए गए हैं। यानी कि कोपेन की जो वर्गीकरण प्रणाली है इसको और भी ज़्यादा विस्तारित करने और इसका अध्ययन करने के लिए, अद्यतन करने के लिए, यानी कि इसको अपनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन ट्रेवार्था द्वारा विकसित ट्रेवार्था जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में आर्द्रता और वायुमंडलीय प्रसंचरण पैटर्न जैसे अतिरिक्त मानदंड शामिल हैं। यानी कि इसका और भी अध्ययन किया जा रहा है, इसके वर्गीकरण में और भी ज़्यादा सुधार किया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन ट्रेवार्था जो है इनके द्वारा क्या विकसित किया गया है, ट्रेवार्था जलवायु वर्गीकरण प्रणाली। और इस प्रणाली में आर्द्रता हुआ, वायुमंडलीय प्रसंचरण पैटर्न हुआ, इन जैसे जो है अतिरिक्त मानदंड शामिल हैं जो कि कोपेन वर्गीकरण में नहीं थे। अन्य जलवायु वर्गीकरण प्रणालियाँ जैसे कि थार्न-थ्वेट प्रणाली और होल्ड्रिज जीवन क्षेत्र, यानी कि इसमें अन्य जलवायु प्रणालियों की भी बात की जा रही है कोपेन के अलावा, जो कि हैं थार्न-थ्वेट प्रणाली और होल्ड्रिज जीवन क्षेत्र। जलवायु के विभिन्न पहलुओं जैसे नमी की उपलब्धता और पारिस्थितिकी उपयुक्तता पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि ये क्या करती है, नमी की उपलब्धता कितनी है इसकी जांच करती है, इसकी उपयुक्तता हुई और पारिस्थितिकी उपयुक्तता हुई, इन सब पर जो है ध्यान केंद्रित करती हैं ये सारी जो है जलवायु वर्गीकरण प्रणालियाँ। आगे कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर अगर कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली की बात की जाए तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली पृथ्वी पर जलवायु की विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, मानव समाज और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं पर उनके प्रभाव को समझने के लिए एक मूल्यवान उपकरण बनी हुई है। यानी कि कोपेन के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा कि कोपेन के वर्गीकरण से जो है काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिलती है जलवायु के अध्ययन में, लेकिन इसकी कुछ कमियाँ भी हैं, इसकी कुछ आलोचनाएँ भी की गई हैं कि इसमें कौन कौन सी कमियाँ हैं, इसमें सुझाव भी दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली जो है वो पृथ्वी पर जलवायु की विविधता हुई और प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र हुआ, मानव समाज और पर्यावरणीय क्रिया हुआ और उनके प्रभाव हुए, इन सभी को समझने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। यानी कि ये जो है काफ़ी कीमती उपकरण है। ऐसा उपकरण जो है ये नहीं कि ऐसे जैसे तैसे कोई उपकरण है, इससे काफ़ी ज़्यादा हमें जो है इसके अध्ययन में, वर्गीकरण में सहायता मिलती है। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं हैं, हर एक चीज़ों की अपनी सीमा होती है, तो इसकी भी क्या है, कुछ सीमाएं हैं। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और विकसित हो रहे वैज्ञानिक ज्ञान के सामने कोपेन की वर्गीकरण प्रणाली वैश्विक जलवायु पैटर्न के अध्ययन और व्याख्या करने के लिए उपयोगी रूपरेखा प्रदान करना जारी रखती है। यानी कि
इसकी सीमाएं यानी कि हम लोगों ने ऊपर बात की कि इसकी सीमाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी इसकी की गई है। तो इसकी सीमाएं हैं, और विशेष रूप से अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन और विकसित हो रहे जो नए वैज्ञानिक ज्ञान है, इसके सामने जो है कोपेन की वर्गीकरण प्रणाली जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं टिकती है। लेकिन फिर भी कोपेन की वर्गीकरण जो प्रणाली है वो वैश्विक जलवायु पैटर्न के अध्ययन और व्याख्या करने के लिए एक उपयोगी रूपरेखा प्रदान करना जारी रखती है। यानी कि इससे हमें क्या मिलता है, एक उपयोगी रूपरेखा मिलता है वैश्विक जलवायु पैटर्न के अध्ययन के लिए। तो कोपेन का जो भी वर्गीकरण प्रणाली है ये काफ़ी ज़्यादा आज भी जो है उपयोगी है। तो इस प्रकार से कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली हम लोगों ने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति में देखें तो आगे कहा जा रहा है कि मिट्टी और प्राकृतिक जो वनस्पति है पृथ्वी के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए घटक हैं। यानी कि मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति क्या है, पृथ्वी के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए घटक हैं। यानी कि जो भी स्थल पे जो है पारिस्थितिकी तंत्र है उससे जो है काफ़ी सघनता से, काफ़ी घनिष्ठ रूप से जो है जुड़ी हुई है मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति। जो जैव विविधता हुआ, पोषक चक्र हुआ, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। ये जैव विविधता हुआ, पोषक तत्व चक्र हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र हुआ, इन सभी की सेवाओं के समर्थन में, यानी कि इन सभी की सेवा में जो है मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भूमि संसाधनों के प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और मानव आजीविका को बनाए रखने के लिए मिट्टी और वनस्पति के बीच संबंध को समझना आवश्यक है। यानी कि भूमि संसाधन का जो प्रबंधन है उसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारे आसपास के तंत्र हैं उसके संरक्षण के लिए, मानव आजीविका जो है उसको बनाए रखने के लिए मिट्टी और वनस्पति के बीच संबंध को हमें समझना क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो है आवश्यक है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि मिट्टी खनिज कणों, कार्बनिक पदार्थ, पानी, हवा और सूक्ष्म जीवों का जटिल मिश्रण है। मिट्टी क्या है, खनिज कण हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गया, पानी हो गया, हवा और सूक्ष्म जीव हो गया, इन सभी का जो है जटिल मिश्रण है। इन सभी से मिलकर क्या बना है, मिट्टी बना है, जो पृथ्वी की परत की सबसे ऊपरी परत बनाती है। ये क्या करती है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर परत है उसको बनाती है। वे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की नींव के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के नींव के रूप में जो है ये काम करते हैं। यानी कि यही जो है इसके जड़ हैं। पौधों की जड़ों के लिए भौतिक सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो मिट्टी है वो क्या करती है, पौधों के जो जड़ होते हैं उनके लिए भौतिक सहायता प्रदान करती है। इसी में उनके पौधों के जड़ जो है मजबूत हो पाते हैं। जल और पोषक चक्र को विनियमित करती है। यानी कि जल और पोषक चक्र जो है उसको जो है विनियमित करती है, समायोजित करती है, और मिट्टी के जीवों के लिए आवास के रूप में कार्य करती है। और यह मिट्टी जो है क्या करता है, तो जो मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव हैं, मेढक हो गया, मेढक नहीं, चूहा हो गया, सांप हो गया, खरगोश हो गया, ये सारे जो जीव हैं इनके लिए क्या करती है, आवास प्रदान करती है। मिट्टी का निर्माण भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर चट्टानों और खनिजों के अपक्षयन और अपघटन से होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिट्टी का निर्माण जो है भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर कहा जा रहा है, चट्टान हुआ, खनिज हुआ, इनके अपक्षयन से और अपघटन से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बात की जाए तो आगे कहा जा रहा है कि जो जलवायु, स्थलाकृति, मूल सामग्री, वनस्पति और समय जैसे कारकों से प्रभावित होता है। यानी कि जो मिट्टी के निर्माण है ये किससे प्रभावित होता है, तो ये जलवायु से प्रभावित होता है, स्थलाकृति से प्रभावित होता है, मूल सामग्री जो इसमें है उससे प्रभावित होता है, वनस्पति और समय जैसे कारकों से जो है मिट्टी जो है प्रभावित होती है। आगे कहा जा रहा है कि मृदा निर्माण प्रक्रियाएँ जैसे पेडोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। यानी कि इन्हें किस रूप में जाना जाता है, पेडोजेनेसिस, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएँ पेडोजेनेसिस के रूप में जानी जाती हैं। इनमें क्या है, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल होती है। इसमें भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, और एक श्रृंखला के रूप में ये जो है शामिल होते हैं। इन प्रक्रियाओं में अपक्षय, अपरदन, निक्षालन, जमाव, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन और मृदा जीव गतिविधि शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है, कहा जा रहा है कि अपक्षय शामिल है, अपरदन शामिल है, निक्षालन शामिल है, जमाव शामिल है, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन जो होता है वो शामिल है, और मृदा जीव गतिविधि जो है शामिल है। आगे बात की जाए तो आगे कहा जा रहा है कि परिणामी मिट्टी के गुण जैसे बनावट, संरचना, पीएच, उर्वरता और जल निकासी क्षेत्र की विशिष्ट पर्यावरणीय स्थितियों और भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर भिन्न होते हैं। यानी कि परिणामी मिट्टी जो होता है उसके गुण, यानी कि अपरदन, निक्षालन, जमाव, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, मृदा जीव गतिविधि के बाद जो है परिणामी जो मिट्टी होती है उसके गुण कहा जा रहा है। जैसे कि बनावट हुआ, उसकी संरचना हुआ, उसकी पीएच वैल्यू हुई, उसकी उर्वरता हुई, उसके उर्वरता और जल निकास हुआ, क्षेत्र हुआ,
इसकी जो है विशिष्ट पर्यावरणीय स्थितियाँ और भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर जो है भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो परिणामी मिट्टी होता है वो भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर अलग अलग होता है और पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर जो है अलग अलग होता है, क्योंकि कहाँ की स्थितियाँ कैसी है, वो जिस स्थिति में जहाँ की जो स्थिति रहेगी उसी स्थिति में जो है वहाँ की मिट्टी होगी। यहाँ जो है कुछ इस प्रकार से ये कहा जा रहा है। आगे बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि मिट्टी उच्च स्तर की स्थानिक परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करती है। यानी कि जो मिट्टी है ये उच्च स्तर की ऊंचे स्तर की स्थानिक परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करती है। यानी कि इसमें स्थानिक परिवर्तनशीलता होती रहती है जो उसके गठन और गुणों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय कारकों की विविध श्रृंखला को दर्शाती है। ये क्या करती है, उसके गठन हुआ, गुण हुआ, इसको प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हुआ, इसकी जो है विविध श्रृंखला को दर्शाती है। मृदा वैज्ञानिक मिट्टी को उनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकारों या क्रमों में वर्गीकृत करते हैं। जो मृदा वैज्ञानिक है वो मिट्टी को क्या करते हैं, उनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषता के आधार पर विभिन्न प्रकार या क्रमों में जो है वर्गीकृत करते हैं। सबसे व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली मिट्टी वर्गीकरण प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA द्वारा विकसित मृदा वर्गीकरण है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मिट्टी वर्गीकरण प्रणाली, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे व्यापक जो है, सबसे विस्तृत जो है मिट्टी वर्गीकरण प्रणाली कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा विकसित मृदा वर्गीकरण जो है सबसे व्यापक है, जो मिट्टी के रंग, बनावट, संरचना जैसे मानदंडों के आधार पर क्रम से श्रृंखला तक श्रेणीबद्ध स्तर में वर्गीकृत करती है। तो जो ये अमेरिका की जो मृदा वर्गीकरण प्रणाली है वो क्या करती है, मिट्टी का रंग हो गया, उसकी बनावट हो गई, उसकी संरचना हो गई, और संरचना जैसे मानदंडों के आधार पर जो है क्रम से श्रृंखला तक जो है श्रेणीबद्ध स्तरों में मिट्टी का जो है वर्गीकरण कर देती है, यानी कि करती है। आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति उन पादप समुदायों को संदर्भित करती है। यानी कि अब तक हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखते हैं वनस्पति की। तो कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जो है उन पादप समुदायों को संदर्भित करती है जो महत्वपूर्ण मानवीय हस्तक्षेप के बिना विशिष्ट मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में विकसित और पनपते हैं। यानी कि अगर कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो और बिना विशिष्ट मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में जो है विकसित और पनपते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति परिदृश्यों को आकार देने, जैव भू रासायनिक चक्रों को विनियमित करने और विविध जीवों के लिए आवास और भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वनस्पति जो है परिदृश्यों को, यानी कि जैसे दृश्यों को हम देखते हैं वनस्पति के दृश्य, उन दृश्यों को आकार देती है। जैव भू वैज्ञानिक चक्र जो हैं, यानी कि भू रासायनिक चक्र जो हैं, उनको विनियमित करती है, यानी कि संचालित करती है। और विविध जो जीव हैं उनके लिए आवास हुआ, भोजन हुआ, इन सबको प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण और संरचना जलवायु, मिट्टी के गुण, स्थलाकृति, अग्नि शासन और जैविक अंतःक्रिया जैसे कारकों से प्रभावित होता है। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण होता है और संरचना और जलवायु जो होता है, मिट्टी का जो गुण हुआ, स्थलाकृति हुआ, अग्नि शासन हुआ और जैविक अंतःक्रिया हुआ, इन सभी कारकों से क्या प्रभावित होती है, प्राकृतिक वनस्पति का जो है वितरण जो है प्रभावित होता है। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति के प्रकार व्यापक रूप से भिन्न है। यानी कि जो दुनिया के अलग अलग जगह हैं उन सभी अलग अलग क्षेत्रों में जो है वनस्पति के प्रकार जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, जिनमें हरे भरे उष्णकटिबंधीय वर्षावन से लेकर शुष्क रेगिस्तानों से लेकर ध्रुवीय टुंड्रा तक शामिल है। यानी कि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों की बात की जा रही है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन हुआ, या फिर शुष्क रेगिस्तान हुआ, या फिर ध्रुवीय टुंड्रा जो है, ये सारे जो है इसमें शामिल हैं। आगे बात की जाए तो आगे कहा जा रहा है कि जलवायु वनस्पति पैटर्न पर विशेष रूप से मजबूत प्रभाव डालती है। जो जलवायु वनस्पति पैटर्न है इस पर जो है विशिष्ट रूप से ये प्रभाव डालती है। तापमान हुआ, वर्षा हुआ और मौसमी विभिन्न पौधों की प्रजातियों और समुदायों की उपयुक्तता का निर्धारण करती है। यह क्या करती है, तापमान हो गया या फिर वर्षा हो गई या मौसमी जो है विभिन्न पौधों की प्रजातियाँ और समुदायों की उपयुक्तता जो है इन सबको जो है निर्धारण जो है करती है। उदाहरण के लिए बात की जा रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा और साल भर बढ़ते मौसम है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे उच्च तापमान होता है, प्रचुर वर्षा होती है और साल भर जो है बढ़ते मौसम रहते हैं। जो चौड़ी पत्ती और सदाबहार वनों के घने और विशिष्ट विविध स्टैंड का समर्थन करते हैं। तो इस वनों में क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ों के घने और विविध स्टैंड का समर्थन करते हैं। यानी कि चौड़ी पत्ती और सदाबहार पेड़ों के घने वन जो है इसमें होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। इसके विपरीत बात की जा रही है, रेगिस्तानों में अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव और कम वर्षा होती है। जो रेगिस्तान होते हैं इसमें क्या होती है, कम वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ के वनस्पति में कैक्टिक और रसीले पौधे जैसे सूखा प्रतिरोधी पौधों पर विरल वनस्पति हावी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कैक्टस होते हैं और रसीले पौधे होते हैं इनमें जो है सूखा प्रतिरोधी पौधों पर जो है विरल वनस्पति जो है हावी हो जाती है। यानी कि अलग अलग वनस्पतियाँ जो है यहाँ पे होती हैं, लेकिन सूखा प्रतिरोधी वनस्पतियाँ यहाँ पे होती हैं जो सूखे को रोक पाएँ।
आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि मिट्टी के गुण, पानी की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता और जड़ों के जुड़ाव को प्रभावित करके वनस्पति पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो मिट्टी के गुण हैं, पानी की उपलब्धता है, पोषक तत्व हैं, ये सारी उपलब्धता क्या करता है, वनस्पति पैटर्न को आकार देने में जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यही सारी जो है वनस्पति को बढ़ाने घटाने के जो है कारक होते हैं। उच्च उर्वरता और नमी बनाए रखने की क्षमता वाली मिट्टी हरी भरी और उत्पादक वनस्पति का समर्थन करती है। यानी कि जो उच्च उर्वरता होती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स होते हैं, नमी बनाए रखने की क्षमता वाली मिट्टी जो होती है, जहाँ पे नमी होता है मिट्टी में, वहाँ पे क्या होता है, हरा भरा और उत्पादक वनस्पति जो है होने लगती है। जबकि कम उर्वरता जहाँ है, जल निकासी वाली मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए कम उपयुक्त हो सकती हैं। यानी कि जहाँ पे जल रुकता ही नहीं है, कम उर्वरता है मिट्टी में, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पे जो है पौधों की वृद्धि के लिए कम उपयुक्त होगी। विभिन्न पौधों की प्रजातियां विशिष्ट मिट्टी की स्थितियों में पनपने के लिए अनुकूलित हो गई हैं। यानी कि कई जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो किसी भी विशिष्ट मिट्टी की स्थिति में पनपने के लिए अनुकूलित हो गई, यानी कि वो पनप जाती हैं। आगे कहा रहा है कि जिससे जंगलों, घास के मैदानों, आर्द्र भूमियों और झाड़ियों जैसे विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों का निर्माण हुआ है। इससे क्या हुआ है, जंगल बने हैं, घास के मैदान बन गए हैं, आर्द्र भूमियों और झाड़ियाँ जैसी विशिष्ट प्रकार की वनस्पति का निर्माण हो गया है, क्योंकि जो विभिन्न पौधों की प्रजातियाँ हैं वो विशिष्ट मिट्टी की स्थितियों में पनपने के लिए अनुकूलित हो गई हैं। यानी कि जो जंगल में पेड़ होते हैं, अगर उन्हें रेगिस्तान में ले जाकर लगाएंगे तो वो वहाँ पर नहीं उग पाएंगे, क्योंकि वो उस मौसम के हिसाब से अनुकूलित नहीं है। लेकिन अगर कैक्टस है तो वो वहाँ पे रेगिस्तान में भी बढ़ेगा, आगे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो उसको उस मौसम के लिए वो क्या हो गया है, अनुकूलित हो गया है। आगे चले तो कहा जा रहा है कि कृषि, वनों की कटाई, शहरीकरण और भूमि प्रबंधन प्रथाओं जैसी मानवीय गतिविधियों का मिट्टी और वनस्पति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो कृषि हो गया, वनों की कटाई हो गई, शहरीकरण हो गया, भूमि प्रबंधन की जो प्रथाएं हो गई, इससे मानवीय गतिविधियों से क्या होता है, मिट्टी हुई या फिर वनस्पति हुई, उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे जो है वनस्पतियों को नष्ट लोग कर देते हैं, या फिर वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसी हलचल हो जाती है जिससे वहाँ की वनस्पति जो है प्रभावित होते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन मिट्टी के गुणों को बदल सकते हैं। यानी कि भूमि का अगर लगातार हम उपयोग करते हैं तो उसके अंदर जो गुण है उसका जो है परिवर्तन हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति पैटर्न को बाधित कर सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति का पैटर्न है, जहाँ पे जो चीज़ें उगती हैं उसको हम लोग रोक देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो उसका उपयोग करेंगे तो उससे वहाँ पे जो है उसकी उर्वरता में कमी वगैरह आएगी, और निवास स्थान की हानि और जैव विविधता में गिरावट का कारण बन सकते हैं। और इससे क्या होता है, निवास स्थान की हानि हो सकती है। जंगलों को काट देंगे हम तो वहाँ के जानवर वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, तो क्या होगा, निवास स्थान की हानि होगी। जैव विविधता में गिरावट का कारण बन सकते हैं, यानी कि वहाँ की जैव विविधता जो है खराब हो जाएगी, उसमें गिरावट आने लगेगी। टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाएं जैसे संरक्षण कृषि, पुनर्वनीकरण और मिट्टी संरक्षण उपाय मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टिकाऊ भूमि प्रबंधन जो प्रथाएं हैं, इसमें कहा जा रहा है कि संरक्षण कृषि हो गया, पुनर्वीकरण और मिट्टी संरक्षण उपाय हो गया, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण और वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के सामने पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। यानी कि हर एक चीज़ में जो है हमें ध्यान से काम लेना होगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि अगर टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाएं अगर चलें, जैसे कि संरक्षण कृषि हो, पुनर्वीकरण और मिट्टी संरक्षण का उपाय हो, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसको जो है हम हेल्प करें, उसमें मदद करें, प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण हो, वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के सामने जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए हमें आवश्यकता है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी, जिसके वजह से जो प्राकृतिक वनस्पति परिसंचरण है वही रह पाएगा, नहीं तो हम लोग उसे नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संक्षेप में बात की जा रही है, तो संक्षेप में कहा जा रहा है कि मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति पृथ्वी के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न घटक हैं। क्या कहा जा रहा है कि मिट्टी हुआ या फिर प्राकृतिक वनस्पति हुआ, यह पृथ्वी का जो स्थल है इसके पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि हमारे आसपास के जो वातावरण है इसके अभिन्न घटक हैं जो परिदृश्य को आकार देते हैं। यानी कि यही जो है वहाँ के परिदृश्य को आकार देते हैं। जैसे कि जहाँ पे हम जाए, अगर जंगल रहेगा तो वहाँ का परिदृश्य पेड़ वगैरह ज़्यादा दिखेंगे, रेगिस्तान में हमें रेत ज़्यादा दिखेगी। तो यही कहा जा रहा है कि ये परिदृश्य को जो है आकार देते हैं। जैव विविधता का समर्थन करते हैं, यानी कि जैव विविधता को बढ़ाते हैं और आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं, और जो आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसमें सेवाएं देते हैं, उनमें मदद करते हैं। टिकाऊ भूमि प्रबंधन हो गया, संरक्षण और पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुकूलन के लिए मिट्टी और वनस्पति के बीच के संबंधों को समझना आवश्यक है। यानी कि टिकाऊ भूमि प्रबंधन हमें करना होगा। ये नहीं कि जैसे तैसे जहाँ पे भी जाके जैसी भी भूमि हो उसका नष्ट कर दिया जाए, उसमें जो मन करे वो किया जाए, ऐसा नहीं करना होगा। हमें टिकाऊ भूमि प्रबंधन करना होगा, यानी कि देखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इससे क्या क्या यहाँ पे नुकसान पहुँच रहा है, और यहाँ पे पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुकूलन के लिए मिट्टी और वनस्पति के बीच के संबंधों को समझना होगा। यानी कि मिट्टी और वनस्पति का जो संबंध है उसको समझ कर ही हम जो ये हमारा पर्यावरण है उसको एक अच्छी तरह से रख पाएंगे। नहीं तो वहाँ का जो भी पर्यावरण है वो दूषित हो जाएगा, वहाँ पे जो पर्यावरण का जो है
जो भी पर्यावरण है वो क्या होने लगेगा, नुकसान उसको पहुंचने लगेगा। मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित करके और प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा करके हम पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको संरक्षित किया जाए, प्राकृतिक वनस्पति जो है उसकी रक्षा की जाए। इससे हम क्या कर सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि जो मानव समाज है इसको दीर्घकाल तक जो है हम लोग बचाए रख सकते हैं। नहीं तो मिट्टी के स्वास्थ्य की अगर हम लोग चिंता नहीं करेंगे, जैसे नहीं तैसे खेती करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो इससे अंत में जो है मानव समाज को ही नुकसान होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मिट्टी स्वास्थ्य को संरक्षित करके प्राकृतिक जो वनस्पति है उसकी रक्षा करके, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलती है, काफ़ी ज़्यादा जो है हम उसका लाभ उठाते हैं। अगर उसे हम संरक्षित नहीं करेंगे, रक्षा नहीं उसकी करेंगे, तो वो नष्ट हो जाएंगे, जिसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, किस चीज़ से हम जो है अपनी दवाइयाँ बनाएंगे, किस चीज़ से हम अपने घर बनाएंगे, किस चीज़ों से हम खाएंगे जिएंगे, ये सारी चीज़ें जो है हो जाएंगी अगर हम लोग उसे नष्ट कर देते हैं, उसकी रक्षा नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हम पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर सकते हैं अगर हम क्या करें, अगर हम मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित करें और प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा करें, तभी जो है मानव समाज दीर्घकालीन तक अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएगा, नहीं तो उसकी व्यवहार्यता जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये था हमारा BS सिक्स्थ सेमेस्टर का यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 का क्लास 1 था ये हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आए होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।